नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 12 मार्च 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो का हेडलाइन देखिए क्या है। कल एक गुजरात आ रहे जहाज़ के ऊपर में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो हैं IRGC उसने अटैक किया और थाईलैंड का झंडा लगा हुआ था, गुजराती व्यापारी का था और इसको अटैक किया गया। इस टॉपिक को जरा हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वेस्ट एशिया का क्राइसिस हमें याद दिलाता है कि क्यों हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आज सुबह सुबह का जो अभी मैंने न्यूज़ देखा है तुरंत का, उसमें है कि भारत के विदेश मंत्री जी के द्वारा ईरान के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री से बात करने के बाद पहली बार IRGC ने हॉर्मुज के जल संधि से होते हुए भारत के लिए एक शिप को, ऑयल शिप को रवाना किया गया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए कि भाई भारत के लिए शिप को रवाना किया गया है। इससे सकारात्मक संकेत मिलते हैं कि युद्ध के दौरान भी भारत अपने एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर कर पाएगा। लेकिन केवल शिप गुजरने से तो नहीं होगा, क्योंकि कतर ने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है। कल ही ओमान के भी तेल डिपो पर अटैक हुआ है और सऊदी अरब के द्वारा भी प्रोडक्शन में कटौती की बात की गई है। तो सी ऑफ हॉर्मुज खुलने का ज़्यादा प्रभाव तब पड़ता जब इनके प्रोडक्शन भी फिर से शुरू हो जाते। लेकिन ईरान ने तो कह रहा है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन अब इस वीक में देखिए कुछ समाधान निकलने की पूरी उम्मीद है कि इस वीक में कुछ ना कुछ निकलेगा। एक और आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा पैसिव यूथनेसिया, जिसमें इच्छा मृत्यु जिसे कहा जाता है। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु को लेकर के किसी एक पर्सन को अनुमति दी गई है। ये इनका 13 सालों से ये बेड पर पड़े हुए हैं और आंखें खुली रहती है, लेकिन शरीर जो है वो निषेच अवस्था में रहता है, उसमें कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं। इस केस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। पैसिव यूथनेसिया आर्टिकल 21 के तहत में भारत में जीवन और गरिमापूर्वक मृत्यु दोनों का ही अधिकार है। समटाइम आप सोचते होंगे कि किसी ने बहुत ही हीनियस क्राइम किया तो इसको गोली क्यों नहीं मार देते। आप सब भी, कोई भी इमोशनल हो जाता है कि भाई इसको तो चौराहे पर खड़ा करके मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। ये सब कुछ बाय लॉ जो होता है वो वैध नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत में देश के अपराधी को भी ये प्राप्त होता है कि गरिमापूर्वक मृत्यु उसे दी जाएगी। न केवल गरिमापूर्वक जीवन का अधिकार है, बल्कि गरिमापूर्वक मृत्यु का भी अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। पैसिव यूथनेसिया जो है ये प्राप्त करना ही भारत के संविधान के समय के साथ बदलने को दिखाता है कि किस प्रकार से पैसिव यूथनेसिया को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था। अरुणा शानबाग का केस हम लोग पढ़ेंगे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के स्तर पर पैसिव यूथनेसिया को अलाउ किया। 2011 में केवल अरुणा शानबाग के लिए उसने किया था, लेकिन अरुणा शानबाग की कोई मित्र थी, उन्होंने नर्स थी, उन्होंने कहा कि हम इनकी देखरेख कर सकते हैं। इस टॉपिक को भी हम लोग जरा देखेंगे। इसके साथ साथ आज एक आइलैंड के बारे में आपको समझाऊंगा। खर्ग आइलैंड उसको कहा गया। हुआ क्या, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं उनको इस युद्ध से निकलने का कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है कि इस चक्रव्यूह से कैसे निकलें, क्योंकि अगर बीच में छोड़ देते हैं तो अमेरिका हार जाएगा, ऐसा पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा। और ये मैसेज जाना ही अमेरिका का जो पूरी दुनिया में वर्चस्व बना हुआ है उसको लेकर के सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन युद्ध आगे भी नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है। तो अमेरिका के कई सारे एक्सपर्ट ने कहा कि खर्ग आइलैंड जो है वो ईरान के सबसे ज़्यादा तेल भंडार को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है वो आइलैंड, क्यों ना उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो खर्ग आइलैंड बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसे हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए पहला टॉपिक क्या, देखिए पहला न्यूज वही है वेस्ट एशिया क्राइसिस। वेस्ट एशिया के इंपॉर्टेंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है, आज हम लोग उसको भी देखेंगे। एक चीज़ और है, अगर आपको अचीवर ग्रुप में शामिल होना हो तो जुड़ जाइएगा। 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। 60 दिन कम मिले हुए हैं आपको सितंबर से, इसलिए सही समय पर प्रैक्टिस शुरू कर लें ताकि प्रीलिम में जो बार बार रुकता है वो ना रुके। हमारे अलावा कहीं पर भी कोई भी पहले पूरे सब्जेक्ट के हर टॉपिक का प्रैक्टिस, देन रिवीजन, देन फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, इस तरह से कोई भी नहीं करता। नॉट अ सिंगल वन, कोई एक भी नहीं का मतलब एक भी नहीं, ठीक है। जुड़ना हो तो मैसेज कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री महोदय ने कि आत्मनिर्भरता वाकई ज़रूरी होती है,
लेकिन जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भरता वाकई हासिल नहीं की जा सकती है। ये भी बहुत बड़ा सच है। आप कैसे ट्रक को बिना तेल के दौड़ाएंगे, मुझे बताइए। सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब अभी भी शुरुआती फेज़ में ही है। अभी इतने शक्तिशाली स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि हम इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट में और हर जगह, रेल में, सब्जी जगह पर कर लें। इसलिए पूरी दुनिया की निर्भरता एक दूसरे पर बनी हुई ही रहेगी। ये कभी भी संभव नहीं है कि 100% तरीके से आप क्या हो जाएं, तो बिल्कुल ही आत्मनिर्भर हो जाएं। आप तेल कहाँ से लाएंगे, गैस कहाँ से लाएंगे, खनिज संसाधन कहाँ से लाएंगे? कुछ हमारे पास खनिज होंगे, कुछ किसी दूसरे के पास में होंगे, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ में अगर सही संबंधों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी जाके ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। तो 100% आत्मनिर्भरता तो प्राप्त की ही नहीं जा सकती है। ये तो आइडियल कंडीशन हो गया। ये तो वही देश प्राप्त कर सकता है जिसके पास सब कुछ हो और उसको किसी भी चीज़ से बाहर की ज़रूरत ना हो। लेकिन 140 करोड़ लोगों को इस देश के संसाधन से पेट भरना बहुत मुश्किल होगा। हमें बाहर से चीज़ें तो लानी ही पड़ेगी। तो इसलिए वेस्ट एशिया क्राइसिस हमें ये तो याद दिलाता है कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन किन क्षेत्रों में बढ़ना चाहिए वो भी हमें याद दिलाता है। जैसे एनर्जी सिक्योरिटी की ओर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी और भी कई सारे चीज़ें, हथियारों को लेकर के भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, ताकि युद्ध के समय में हम हथियारों के लिए दर दर भटके ना। तो सही बोला है उन्होंने। घटनाक्रम क्या है भाई? तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मयूरी नारी नामक एक मालवाहक जहाज़ पर हमला हुआ। IRGC ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो होते हैं, डायरेक्ट शासन उनका ईरानियन आर्मी से नहीं चलता है। ईरानियन आर्मी अलग है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड अलग होते हैं, जो डायरेक्ट आयतुल्ला खामनेई जो थे उनके नेतृत्व में चल रहा था। उनके जो अभी आए हैं नेक्स्ट में, उनके नेतृत्व में अभी चलेगा। यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो होते हैं उन्हीं के नेतृत्व में IRGC काम करती है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो कोर है वो उन्हीं के नेतृत्व में काम करती है। 2020 में या 18 में, आई थिंक 2018-19 के आसपास अमेरिका के द्वारा IRGC को एक आतंकवादी संगठन की संज्ञा दे दी गई थी। लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें हुआ क्या है। यह थाईलैंड के झंडे वाला जहाज़ था जो संयुक्त अरब अमीरात से भारत के गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह जा रहा था। थाईलैंड का फ्लैग लगा था, UAE से वो कांडला आ रहा था। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। यह वाणिज्य जहाज को सैन्य लक्ष्य बनाने की कड़ी निंदा भी की गई। हम ये बहुत अच्छा करते हैं क्या, तो हम कंडेम कर देते हैं, हम कठोर शब्दों में कंडेम कर रहे हैं। इसके अलावा दुबई हवाई अड्डे के पास गिरे ड्रोन के कारण से 4 घायलों में भी एक भारतीय शामिल था। दुबई को तो धुआं धुआं कर दिया इसने। आपको गैंग्स ऑफ वसेपुर का वो सीन याद है जब मनोज वाजपेयी जीप पे चढ़ के ऐलान करता है कि पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं होगा। सेम ईरान अभी कर रहा है, 100% सेम वही चीज़ कर रहा है। जहाँ मर्जी वहाँ बम मार रहे, मिसाइल मार रहे हैं। बिल्कुल पागलों जैसे हो गए हैं। ऊर्जा कूटनीति, रूसी तेल आयात में भारी उछाल देखा गया है। चूँकि भारत सरकार का तेल तो चाहिए ही भाई, सरकार को देश चलाना है, कैसे चलेगा। तो रूस से 50% हमें उछाल देखा गया है तेल खरीदने की दरों में। पश्चिम एशिया से कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही पर भारी व्यवधान आया है। लेकिन कल के न्यूज़पेपर में शायद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के जहाज़ को अनुमति दे दी गई है। इस संकट के बीच मार्च के पहले 11 दिनों में ही भारत के रूसी तेल आयात में 50% की ग्रोथ देखी गई है। 50%, मतलब 100 लीटर ले रहे थे तो 150 लीटर ले रहे हैं, है ना। कूटनीतिक वार्ता भी हुई है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री से बात की, और ईरान के एक जहाज़ नेवी सीस जिसको देना को डुबो दिया गया था, लेकिन एक और जहाज़ आया था मिलन एक्सरसाइज भाग लेने के लिए, उसको भारत के केरल कोच्चि के समीप में उसे पनाह दी गई है। उस पर जितने नाविक हैं वो हमारे नेवी के मेहमान बन करके रह रहे हैं अभी केरल में। तो इसके कारण से भारत सरकार ने बात की कि भाई हम तो आपको पनाह दे रहे हैं और आप हमारे जहाज़ को टारगेट बना रहे हैं। तो जो भी कूटनीतिक स्तर की बात हुई है उसके कारण से भारत के जहाज़ को अब अनुमति दी जा रही है। ठीक है, देखिए अब ज़रा इस पर चलते हैं, डिटेल में समझते हैं। ये तो कॉन्टेक्स्ट था न्यूज़ का। ये मैप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। जितना मैपिंग कर लेंगे वेस्ट एशिया का उतना कम होगा इस बार। हर शहर को देखना है, हर देश को देखना है। जैसे
रैंडम आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कुवैत से है, तो कुवैत की सीमाएं किन किन देशों से लगती है, तो आपको एक बार में याद होना चाहिए कुवैत कहाँ पर है। एक तरफ सऊदी है, दूसरे तरफ इराक है, तीसरे तरफ ईरान है ना। और कुवैत पर इराक ने अटैक किया था सद्दाम हुसैन, आपने एयरलिफ्ट वाली मूवी देखी होगी, है ना। इसी तरीके से आपको कतर का मैपिंग पता होना चाहिए, बहरीन कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, यूएई है तो यूएई की सीमा किन किन देशों से लगती है। बहुत आसान है इसे याद करना। आसान इसलिए है क्योंकि किसी भी देश की सीमा ज़्यादा देशों से नहीं लग रही है, ठीक है। इसी प्रकार से ओमान है, ओमान की सीमा किन देशों से लगती है, तो ये आप याद रखिएगा 4 देशों से लगती है डायरेक्टली। एक यूएई, सऊदी, यमन हो गया यहाँ पर, और जलीय सीमा जो है, जलीय सीमा ये ईरान के साथ में लगती है। तो बाकी तो 3 ही देश हो गए बाई लैंड। तो वेस्ट एशिया को जितने बेहतर तरीके से आप याद रखेंगे उतना सही होगा। देखिए ज़रा मैप में एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं। यहीं पर है खर्ग आइलैंड, यहीं पर है खर्ग आइलैंड, जो ईरान का तेल के दृष्टिकोण से सबसे इम्पॉर्टेंट आइलैंड में से एक है। ओके, ये पूरा वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट का मिला करके मैप है। ये मिडिल ईस्ट हो गया, और इसको कलेक्टिव रूप से ले लेंगे तो ये वेस्ट एशिया हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, वेस्ट एशिया इसको कह देंगे, पश्चिम एशिया जिसको कहा जाता है। कच्चे तेल और गैस हमारे लिए क्या महत्व है वेस्ट एशिया का, तो भारत का 60 से 65% कच्चा तेल और एलएनजी वगैरह जो है वो यहीं से आता है। यानी कि हमारे देश के फैक्ट्रियाँ, गैस, तेल, ट्रक, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ इसी क्षेत्र पर निर्भर है। हालांकि रूस के साथ हमने तेल खरीदना शुरू ज़रूर किया 2022 के बाद ज़्यादा मात्रा में, लेकिन अभी भी निर्भरता जो यहाँ पर बनी हुई है ज़्यादा, क्योंकि हमारे बहुत नज़दीक में है ये। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत कम लगता है, जहाज़ कुछ दिनों में यात्रा पूरी कर लेते हैं। इसके कारण से यहाँ से सबसे ज़्यादा तेल वगैरह खरीदा जाता था। और एक क्या खासियत होती है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट भी कह लें, मिडिल ईस्ट में जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, या सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ये जो तेल और गैस वाले देश हैं, इनके क्रूड ऑयल जो होता है कच्चा तेल, वो तुलनात्मक रूप से पतला होता है। उसे रिफ़ाइन करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। हमारे देश के सभी रिफाइनरी उसे आसानी से रिफ़ाइन कर सकते हैं। रूस का तेल थोड़ा सा इससे मोटा होता है, रूस का तेल जो होता है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वेनेजुएला का तेल तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है, बिल्कुल कीचड़ के जैसे ही होता है। तो ये तेल में डिफरेंस के कारण से भी निर्भरता यहाँ पर दुनिया की ज़्यादा है, क्योंकि इनको रिफ़ाइन करना आसान है। ठीक है बंधुओं, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या डिफरेंस होता है। जैसे जामनगर जो रिफ़ाइनरी है, वैसे भारत में आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन रिफ़ाइनरी अपने पास में है। अमेरिका लगभग में 70 सालों के बाद पहली बार कोई रिफ़ाइनरी बना रहा है। रिलायंस कंपनी के सहयोग से टेक्सास में, अमेरिका का दक्षिणी राज्य है, जहाँ पर वेनेजुएला के तेल को रिफ़ाइन किया जाएगा। नेक्स्ट जो है आर्थिक धड़कन है हमारे लिए ऊर्जा सिक्योरिटी, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो है इंडियन डायस्पोरा, और प्रेषण हमें बहुत ज़्यादा यहाँ से प्राप्त होते हैं, रेमिटेंसें जिसको कहा जाता है। हमारे करीब में 85 से 90 लाख लोग भारतीय यहाँ पर काम करते हैं, और इसके कारण से भारी मात्रा में हमें पैसे यहाँ से मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है इसका, वो प्रमुख व्यापारिक भागीदार है यूएई के साथ। तो अभी हमने डील भी साइन किया था, ओमान के साथ भी किया हुआ है, सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत व्यापार हैं। अभी अभी अरेबियन देशों में हमने भर भर के जहाज़ में फूड आइटम्स भेजे हैं, क्योंकि युद्ध के कारण से फूड संकट भी वहाँ पर क्रिएट हो गया था। सॉवरेन वेल्थ फंड, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के पास विशाल सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो भारत के बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारी निवेश कर सकते हैं, और किया भी है उन्होंने। सऊदी अरब का यूएई से बहुत ज़्यादा निवेश आते हैं भारत में, बहुत सारा व्यापार हमें वहाँ से मिलता है। कनेक्टिविटी एंड जियो स्ट्रेटजी, मतलब IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया। चाबहार बंदरगाह के जरिए हम लोग INSTC की बात करते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर की बात करते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा भी है। हिंद महासागरीय सुरक्षा के लिए इन देशों की हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे पायरेसी, जो समुद्री डकैती होती है, उससे लड़ने में हमें सऊदी अरब की मदद चाहिए ही होगा। हमारी नेवी भी गई थी लड़ने के लिए, सोमालिया के डकैत बहुत फेमस हैं, उन्हें निपटा के आए थे हम, लेकिन फिर भी हमें इनकी मदद तो लेनी ही पड़ती है, ताकि अच्छे से इस क्षेत्र से व्यापार हो पाए। इसके अलावा बहुत सारे बहुपक्षीय मंच भी हैं, I2U2 जैसे मंच हैं, और आतंकवाद विरोधी सहयोग भी ये देश करते हैं।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ज़रा समझते हैं खर्ग आइलैंड क्या क्या महत्व है। इसको खार्ग भी कहा जाता है, खर्ग भी कहा इर्द है। ईरान का आर्थिक कैपिटल एक तरीके से इस छोटे से आइलैंड को आप मान सकते हैं, क्योंकि इस छोटे से आइलैंड से ईरान के 90% के करीब में तेल का निर्यात करता है वो खर्ग आइलैंड। अमेरिका चाह रहा है कि इस युद्ध से निकलने के लिए अपना कुछ तो जीत दिखाना पड़ेगा ना उसको, है ना। तो उस जीत को दिखाने के लिए अमेरिका चाह रहा है कि क्यों ना इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन ईरान बोल रहा है कि आपके लिए डिसएडवेंचर टाइप का हो जाएगा, आप ऐसा मत कीजिएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में ये आइलैंड आपसे पूछा जा सकता है। खर्ग द्वीप जो है ईरान के तट से लगभग 25 किलोमीटर मात्र दूर है, इसलिए भी इस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मात्र 25 किलोमीटर दूर है ईरानी मेनलैंड से यह आइलैंड। तो अगर आप यहाँ पर कब्जा करेंगे तो यहाँ से फिर से बार बार अटैक कर सकते हैं वो, और तेल से भरा हुआ आइलैंड है ये। फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। कहाँ पर है? फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्वी कोने में यहाँ पर स्थित है खर्ग आइलैंड। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। आर्थिक और रणनीतिक महत्व क्या है? ऑयल टर्मिनल है ईरान का। यह द्वीप ईरान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल निर्यात का टर्मिनल यही है। 90% एक्सपोर्ट ईरान के कुल कच्चे तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा के लिए इसी खर्ग द्वीप के माध्यम से दुनिया भर में भेजा जाता है। 90%। जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा महत्व होगा इसका। और अगर इस पर अमेरिका कब्जा कर लेता, ये युद्ध कल मैंने बताया था आपको धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्य मोटिव क्या है इसके पीछे? तेल ही है। जब वेनेजुएला मैंने पढ़ाया था, किसी को अगर में हो तो 3 जनवरी का जाकर के न्यूज़पेपर डिस्कशन देखेगा, मैंने बताया था कि वेनेजुएला पर कब्जा के बाद अमेरिका अपने तेल के कुएं सुरक्षित कर रहा है, और उसके बाद से वो एशिया को डिस्टर्ब कर देगा, ताकि भारत और चीन जैसे देश हैं इनके इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जा सके, तेल मार्केट को ऊपर उठाया जा सके, और ऐसे में अपना तेल बेचा जा सके। अभी अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल का, है ना, क्योंकि वहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा होता है, और वेनेजुएला में भी वो प्रोडक्शन को शुरू करना चाह रहा है, इसलिए रिफाइनरी भी बना रहा है ना। भू राजनीतिक भेद्यताएँ हैं। ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक ने इस द्वीप पर भारी बमबारी की थी। वर्तमान में यदि इजराइल और अमेरिका ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ा तो खार्ग द्वीप एक बहुत ही प्रमुख और संवेदनशील लक्ष्य बन सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति ठप पड़ सकती है। तो ये इसका महत्व है। फारस की खाड़ी को अब जरा देखते हैं कि इसके समीप में कौन कौन से देश हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ज़रा डिटेल में देखिए क्या है। पहला तो है ईरान ही। फारस की खाड़ी का पूरा उत्तरी और पूर्वी तट ईरान के पास है, सबसे लंबी तटरेखा। फिर इराक है, खाड़ी के सुदूर उत्तर पश्चिम कोने में इसकी बहुत छोटी सी तटरेखा है, लेकिन है। कुवैत इराक के ठीक नीचे स्थित है। सऊदी अरब, खाड़ी का अधिकांश पश्चिमी तट सऊदी अरब के पास में है। बहरीन फारस की खाड़ी के बीच में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। इसकी कोई भूमि सीमा किसी से नहीं लगती, लेकिन तटरेखा इसी खाड़ी में स्थित है। कतर हो गया, प्रायद्वीप है जो खाड़ी के पानी के बाहर की ओर निकला हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात हो गया, और ओमान हो गया। ओमान का एक छोटा सा अलग हिस्सा है जिसे मुसदम प्रायद्वीप कहा जाता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास फारस की खाड़ी को छूता है। देखिए कौन सा प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? 3 तरफ से जो जल से घिरा हुआ हो, तो यही है मुसमंद प्रायद्वीप जो है। ये याद रखना है, आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे फिर कहाँ से सवाल आ गया। 1, 2 एंड 3, 3 ओर से यह प्रायद्वीप जो है ये जल से घिरा हुआ है। मुसमंद प्रायद्वीप इसको कहा जाता है। यूएई का है ये, याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। एक चीज़ और है यहाँ पर कि कई सारे जो एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि हॉर्मुज की जलसंधि को हमें अगर एकमात्र चोक पॉइंट नहीं बनाना है, तो हमें यहाँ से नहर बनाना पड़ेगा, ताकि हम क्या करें, हॉर्मुज की जलसंधि में जाए बिना ही हम यहाँ से तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। तो मुसमंद जो है इसे भी याद रखिएगा। ये किसका है? तो भाई ओमान का है, ये ओमान का है मुसमंद प्रायद्वीप, इसे भी याद रखिएगा। ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप तो हमेशा 3 ओर से पानी से ही घिरा होता है, जैसे भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप जो हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ किया है। हरीश राणा नाम है इनका शायद। ये 2013 में इंजीनियरिंग कर रहे थे। ये 2013 में 4th फ्लोर से गिर गए थे ये, जिसके बाद से इनके सर में चोट आई थी। गाज़ियाबाद में ही इनका घर है, और सर में चोट आने के कारण से कोमा की स्थिति नहीं है इसको,
इसको जो कहा जाता है वो स्थिति मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद से ही इनके माता पिता इन्हें लेकर के परेशान हो रहे थे। उतने वर्षों से एक घर में, एक कमरे में उनका जीवन बंद हो गया, पैसे सारे ख़त्म हो गए इलाज में, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सहानुभूति में कहा इनके माता पिता से कि आप अपने बेटे से फ्री नहीं हो रहे हैं, आज़ाद नहीं हो रहे हैं, बल्कि बेटे को एक सम्मानजनक जीवन आप प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार के संवेदनशील इशू को ज़रा हम लोग समझते हैं। सोचिए ज़रा उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बच्चे के मरने के लिए अर्जी डाली है, क्या स्थिति होगी। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी वानस्पतिक अवस्था, इसको यही कहा जाता है, ट्रांसलेशन एरर नहीं है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। ये कॉमा से अलग होता है। कॉमा में सामान्य तौर पर इंसान की आंखें बंद होती है और वो एक ही अवस्था में अचेत पड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसमें आंखें खुली होती है, लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, कुछ भी बोल नहीं सकता, नथिंग। मुन्ना भाई MBBS मूवी में एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ बंदा याद है आपको, आनंद करके जो रहते हैं, वही वाला सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक, उनके जीवित होने का संकेत हमें मिलता है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी उनमें हलचल नहीं होती है। रह रहे मरीज के लिए कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दे दी है ताकि उसको सही मृत्यु मिल सके। मरीज की स्थिति, यह मामला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी 32 वर्षीय हरीश राणा, वर्तमान एज अगर 32 साल है तो 2013 में क्या एज हुई इनकी, उतने कम उम्र में छत से गिरने के कारण से, 4th फ्लोर हॉस्टल से गिरने के कारण से इस अवस्था में पहुँच गए थे। 2013 चंडीगढ़ में एक दुर्घटना के बाद से लगभग 13 वर्षों से अस्थायी वानस्पतिक अवस्था में ये जी रहे हैं। क्या होता है PVC, किसको कहा जाता है? ये गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है। मस्तिष्क में चोट लगने के कारण से ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें व्यक्ति जागृत होती, आंखें खुली प्रतीत होती है, लेकिन उसमें चेतना या जागरूकता का कोई प्रमाण नहीं होता है। ठीक, यह कोमा से अलग होता है। मरीज सांस ले सकता है, सोता है, जागता है, लेकिन अपने परिवेश के प्रति पूरी तरीके से अनभिज्ञ रहता है। नथिंग, कोई कुछ भी वो महसूस नहीं कर सकता है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इतनी भी विशेषताएं आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। PVC वो स्टेट होता है जो कोमा से अलग होता है, आंखें खुली रहती हैं, लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं। हमें बस उनके जीवित रहने का प्रमाण मिलता है, सांसें चल रही होती हैं, या कई बार मशीन की मदद से सांसें चल रही होती हैं, लाइफ सपोर्ट की मदद से सांसें चल रही होती हैं, और उसमें आदमी जीवित रहता है इतने वर्षों तक। ना तो उसे मृत्यु प्राप्त होती है, ना तो ठीक ही हो पाता है। अरुणा शानबाग का केस अगर आपको पता होगा तो आप समझ सकते हैं अरुणा शानबाग का केस क्या है। ठीक है, वो इससे थोड़ा सा अलग था। ये PVC का स्टेट है, वो कोमा स्टेट था। ओके बंधुओं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कानूनी तर्क क्या है? जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। दोहरी कानूनी आवश्यकताएं पूरी हुई हैं। कोर्ट ने माना कि मरीज को दिया जा रहा नैदानिक रूप से सहायता प्राप्त पोषण और जल योजन, क्रिटिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन एक चिकित्सा उपचार है। यह निर्णायक रूप से तय किया गया कि इस उपचार को जारी रखना अब आवेदक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, यानी कि जो उसको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है और जल दिया जा रहा है, अब उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह इनके हित में नहीं है। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, नथिंग। वो शरीर लगभग मृत है, बस सांसें चल रही हैं और कुछ भी उसमें नहीं है। तो इसको अब बंद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अरुणा शानबाग और इत्यादि केसों में फैसला दिया था कि ये फैसला आने के बाद, अनुमति मिलने के बाद भी 30 दिन और आपको विचार करने का समय दिया जाएगा। लेकिन इस स्थिति में इन्होंने ये भी विचार करने का समय नहीं दिया है, बोला कि आप जब चाहें तब ये चीज़ कर सकते हैं। पैसिव यूथनेसिया होता क्या है, इच्छा मृत्यु होती क्या है? स्विट्जरलैंड जैसे देशों में एक्टिव यूथनेसिया है। वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर अपना पूरा जीवन सफलतापूर्वक जी लिया है और उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो एक्टिव यूथनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है एक्टिवली तौर पर, पॉइजन से, बाई किसी भी चीज़ से। पैसिव यूथनेसिया में क्या होता है कि इच्छा मृत्यु तो होती, इच्छा मृत्यु को डायरेक्टली आपको नहीं दिया जाएगा ये अधिकार।
अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वेंटिलेटर की सहायता से जीवित है, तो उसका मशीन सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि उसको बोल दिया जाए कि हाँ भाई खुद से मर जाओ। ठीक, तो एक्टिव और पैसिव में यही अंतर होता है। दुनिया के कुछ देशों में एक्टिव एथनेसिया को भी अलाउ किया गया है, इच्छा मृत्यु को भी अलाउ किया गया है एक्टिव तरीके से। एक आपने सुना होगा कि साइंटिस्टों ने एक सुसाइडल पॉड बनाया था जिसमें बैठ करके लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें भारत और एशिया के देशों में सामान्य तौर पर इस प्रकार के कल्चर नहीं मौजूद हैं। पुनर्विचार अवधि में छूट, इसमें इस केस में स्पेशली आमतौर पर जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के निर्णय और उसे लागू करने की भी 30 दिन का पुनर्विचार अवधि भी रखा जाता था, लेकिन इस मामले में विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इसे 30 दिन की शर्त को भी हटा दिया गया हरीश राणा के केस में। और एक फ़ोटो जो मैंने देखा आज के पेपर में वो ये था कि उसके माँ बाप इस फैसले आने के बाद उनको कुर्सी पर बिठा रखा है और केक काट रहे हैं। जस्ट इमेजिन उस सिचुएशन को ज़रा सोचिए। एथिक्स और सारी की चीज़, सारी पढ़ी हुई लिखी हुई चीज़ें रह जाएंगी वहीं पर कि माँ बाप बच्चे के मृत्यु के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने पिटीशन डाली थी, अनुमति मांगी थी, और वो मिलने के बाद वो खुशी जाहिर कर रहे हैं केक काट करके, है ना। तो एथिक्स और किताबी ज्ञान यहीं पर ख़त्म हो जाती। कैसा सिचुएशन होगा। एम्स में उपसामक देखभाल, कोर्ट ने एम्स दिल्ली को निर्देश दिया कि मरीज को अपने उपसामक देखभाल विभाग में भर्ती करे ताकि जीवन रक्षक प्रणाली को मानवीय और गरिमापूर्ण तरीके से हटाया जा सके। यानी कि जीवन का अंत कहाँ पर होगा, तो एम्स दिल्ली में किया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 हमें गरिमापूर्वक जीवन के साथ साथ गरिमापूर्वक मृत्यु का भी अधिकार देता है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त गरिमा के साथ मरने, राइट टू डाई विथ डिग्निटी को व्यवहार में लाता है। 2018 के ढांचे का विस्तार, यह फैसला 2018 के पैसिव यूथनेसिया फ्रेमवर्क और अरुणा शानबाग केस 2011 में अनुमति दी गई थी, लेकिन पूरे देश स्तर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेमवर्क बनाया वो 2018 में बनाया और इस पर आधारित सवाल भी पूछा जा चुका है। ठीक है बंधुओं, जिसमें होम केयर मरीजों को भी शामिल किया गया, अनुमोदन को आसान बनाया गया, अदालती निगरानी को कम किया गया ताकि डिग्निटी के साथ मृत्यु प्राप्त की जा सके। केंद्र से कानून बनाने का आग्रह किया है। इसी केस में अभी हरीश राणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंड ऑफ लाइफ केयर को संबोधित करने के लिए कोई आप कठोर और सही कानून बनाएं ताकि इस चीज़ को लेकर के बार बार लोगों को परेशान न होना पड़े। वित्तीय और सामाजिक दबाव, जस्टिस पारदीवाला ने स्पष्ट किया कि ऐसे कानून के अभाव में जीवन के अंत के निर्णय अक्सर वित्तीय संकट या बीमा कवरेज की कमी जैसे कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान या मरीज की स्वायत्तता से परे होते हैं। वो मरीज जीना चाहता है कि नहीं, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि इतना भयंकर स्थिति जब हो गया है, शरीर को कष्ट मिल रहा है, तो कैसे वो रहेगा। अरुणा शानबाग का केस है। 1973 में उनके साथ क्रूर तरीके से यौन उत्पीड़न हुआ था, जिसके बाद से वो कोमा में चली गई और 42 वर्षों तक वो इसी अवस्था में रहीं। ठीक, उसके बाद उनको नेचुरल डेथ ही प्राप्त हुआ, क्योंकि उनको तो अनुमति दी थी, लेकिन उनके एक दोस्त ने, नर्स दोस्त ने कहा था कि मैं इसकी केयर करूंगी, और वो हॉस्पिटल में ही हमेशा रहीं। तो अरुणा शानबाग का बड़ा ही अलग सा केस है ये। इसके बाद पता होगा आपको, ये जानने का भी कोई ऐसा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अरुणा शानबाग का केस नहीं पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ते हैं। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी 2011 में दिया गया। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने 7 मार्च 2011 को इसे अनुमति दी थी। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। और अरुणा शानबाग के केस में सक्रिय बनाम निष्क्रिय क्या होता है, कोर्ट ने स्पष्ट किया। सक्रिय इच्छा मृत्यु, जहर का इंजेक्शन देना, भारत में अवैध है। केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जैसे जीवन रक्षक प्रणाली या भोजन की नली को हटा देने की अनुमति दी जाती है। अरुणा की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने अरुणा के मामले में इच्छा मृत्यु को अनुमति नहीं दी, क्योंकि अस्पताल की नर्सें जो उन्हें नेक्स्ट फ्रेंड मानती थी, कोर्ट ने भी उनको नेक्स्ट फ्रेंड माना। उन्होंने कहा कि मैं इसकी केयर करूंगी, इसलिए उसको अनुमति नहीं दी गई। दिशा निर्देश क्या रहा? न्यायिक निगरानी 2011 के फैसले में कहा गया कि प्रत्येक मामले में हाईकोर्ट की मंजूरी अनिवार्य होगी। बाद में 2018 के कॉमन कॉज फैसले में इस निर्णय को सरल बनाया गया और कहा गया
कि अब आप डायरेक्ट हाई सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और तुरंत फैसला दिया जाएगा, जैसे बहुत जल्दी इस पर फैसला दिया गया है। अनुच्छेद 21 का विस्तार इस फैसले ने स्थापित किया कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार के साथ सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार प्राप्त है, और यही अंतर है हरीश राणा के केस में और उसके केस में, लेकिन दोनों का अंत जो आउटकम है वो एक ही है। इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। पैसिव यूथनेसिया भी मैंने पढ़ा दिया है आपको। मैंने आपको खर्ग आइलैंड के बारे में पढ़ाया है। वेस्ट एशिया के इम्पोर्टेंस को हमने देखा है। आज जहाज़ जिस पर अटैक हुआ तो उसके नाम को देखा है। वेस्ट एशिया की मैपिंग थोड़ी सी हमने देखी है। बाकी IR का मैंने पूरा PDF बनाया हुआ, 1 घंटे का वीडियो होगा उस पर। इस सैटरडे को मिल सकता है आपको वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी का आज का वीडियो देखने के लिए।